खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मर्डर में उम्र कैद काट रहा कैदी अलवर की ओपन जेल से हुआ फरार। जयपुर के रामगंज का निवासी है कैदी समीर अली। वहीं साइबर फ्रॉड में जेल में बंद युवक की मां और भाई को हमला कर किया गंभीर घायल। दुर्लभ कछुए से करोड़ों कमाने का झांसा देकर की 10 लाख की ठगी। वैशाली नगर पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। नगर पालिका से खफा 5 लोगों ने जीवित समाधि लेने का किया प्रयास। बहादुरपुर में मौके पर पहुंच नेता प्रत्यक्ष जूली ने निकाला बाहर। और मानसून सिर पर होने के बावजूद वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर मॉनिटरिंग का बना अभाव। आवासीय और कमर्शियल भूखंडों पर स्ट्रक्चर के प्रावधानों की नहीं हो रही पालना। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर ओपन जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया है। इसके जरिए खलबली मच गई। कैदी समीर अली जयपुर के रामगंज इलाके का रहने वाला है। वह जयपुर महानगर प्रथम की अदालत द्वारा धारा 302 के तहत सजा मिलने के बाद दिसंबर 2025 से अलवर की ओपन जेल में सजा काट रहा था। जानकारी के अनुसार नियमित हाजिरी के दौरान कैदी समीर अली जेल परिसर में ही मौजूद था। इसके बाद उपकारापाल स्वीटी स्टेला, मुख्य प्रहरी महेंद्र कुमार और प्रहरी सतीश शर्मा ने ओपन जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान जब बंदियों की दोबारा गिनती की गई तो वहां कुल 67 बंदियों में से कैदी समीर अली नदारद मिला। जेल स्टाफ ने तुरंत उसके अलॉटेड आवास संख्या 36 की तलाशी ली, लेकिन वह वहां भी नहीं था। इसके बाद खुली जेल के आसपास के सभी संभावित इलाकों में तलाश की गई, लेकिन समीर का कोई सुराग नहीं लगा। जब जेल रिकॉर्ड में दर्ज उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो वह भी स्विच ऑफ पाया गया। कोतवाली थाना इंचार्ज रमेश सैनी ने बताया कि जेल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच ASI वेद प्रकाश को सौंपी गई है। इससे पहले ओपन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 कैदी मुकेश और सतीश कुमार मीणा 1 मार्च 2025 को फरार हुए थे। कुल मिलाकर कैदियों के भागने की इन घटनाओं के चलते ओपन जेल के सुरक्षा इंतजामों को और अधिक सख्त करने की जरूरत बनी हुई है। और वहीं जैरोली थाना क्षेत्र के बैंगनखेड़ी गांव में कुछ लोगों ने हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। साइबर फ्रॉड के आरोप में जेल में बंद युवक की मां और छोटे भाई पर गांव के 4 लोगों ने धारदार हथियारों और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर में फरसी लगने से गंभीर चोट आई है। दोनों घायलों को पहले तिजारा अस्पताल और फिर हालत बिगड़ने पर अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कमर खान ने बताया कि उनका बेटा मोइन खान खैरतल कॉलेज का 2nd ईयर का छात्र है, जो साइबर फ्रॉड के एक मामले में तिजारा थाने में बंद है। रविवार सुबह मोइन खान को खाना देने के लिए उसकी मां अर्शिदा और छोटा बेटा अकील खान थाने की ओर जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। उधर कमर खान ने कहा कि उनके बेटे मोइन खान ने किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड नहीं किया है। गांव के ही नियाज मोहम्मद ने फ्रॉड की रकम उनके बेटे के खाते में डाल दी और पुलिस में शिकायत कर दी थी। इसी रंजिश में उसने परिवार पर हमला करवाया है। फिलहाल मोइन खान की तरफ से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं इस मामले में तिजारा थाना प्रभारी से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। कमर खान सर मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? बैंगनेडी का। ये कहाँ पड़ता है? ये तिजारा तहसील में पड़ता है, जैरोली थाना लगता है इसमें। क्या हुआ है बताइए। इसमें मेरा लड़का बंद करवा रखा है, न्याज मोहम्मद ने मुखबरी करता है। कौन? न्याज मोहम्मद। अच्छा, ये कहाँ रहता है? भरतपुर का है, ये मेरे घर के सामने रहता है। अच्छा, और आपके लड़के का नाम है? मोहिन है मेरा लड़का का नाम, जो थाना के अंदर बंद किया पड़ा है। कब बंद कराया था? ये कल परसों करा था रात में 2 बजे। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ थाने जाके है नहीं, मैंने कही इससे मिल लियो, तुम मिल लियो। तो ये रोटी वोटी खाना वाना लेके आई। कौन? ये इसकी मम्मी अर्शिदा आकिल। और ये गैल में फिर ये घेर के मारा।
अलवर में कछुए से करोड़ों रुपए कमाने का झांसा देकर एक मजदूर से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। आरोपियों ने रुपए लेकर फर्जी डॉक्टर के जरिए कछुए को मरा बताया और पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने दुर्लभ कछुआ रखने के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर वैशाली नगर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवादी उन्नस खां जमालपुर का रहने वाला है और फिलहाल अलवर शहर के अम्बेडकर नगर में किराए पर रहता है। वह उद्योग नगर स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2026 में उसके पास आसिम नाम के व्यक्ति का फोन आया था। उसने खुद को उसके गांव के एक युवक का रिश्तेदार बताते हुए कहा कि उसके पास ऐसा काम है जिससे दोनों 10 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगले दिन उन्होंने सूर्यनगर मोड़ पर बुलाया। यहाँ उसकी मुलाकात आसिम, राहुल सैन और महेंद्र जोगी से करवाई गई। तीनों उसे HDFC बैंक के पास एक चाय की दुकान पर ले गए और वहां हरे रंग का एक कछुआ दिखाते हुए इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई। साथ ही उसे सिर्फ 10 लाख रुपए में यह कछुआ उसे देने की बात कही। साथ ही झांसा दिया कि बाद में वह इसे बेचकर करोड़ों कमा सकता है। पीड़ित ने आरोपियों की बातों में आकर 3 किस्तों में कुल 10 लाख रुपए उन्हें दे दिए। इसके बाद आरोपी उसे बाइक से नटने का बारा ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि कछुआ मर गया है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति को डॉक्टर बताकर बुलाया गया और उसने भी कछुए को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति भी आ गया और उसने दुर्लभ कछुआ रखने के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अब पुलिस ने इस मामले में आसिम, राहुल सैन, महेंद्र जोगी और नोताराम बाबरिया सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारियां की है। अलवर ग्रामीण विधानसभा के बहादुरपुर नगर पालिका कार्यालय के समीप 5 लोगों ने जीवित समाधि लेने का प्रयास किया। ये लोग नगर पालिका के कामकाज और सरकार की नीतियों से नाराज थे। सूचना मिलते ही अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तुरंत बहादुरपुर पहुंचे। उन्होंने चिलचिलाती धूप में अपनी मांग मनवाने के लिए जीवित समाधि लेने की कोशिश करने वाले ग्रामीणों को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। जूली ने वहां जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा राज में लोग त्रस्त हैं और प्रदेश सरकार आमजन को राहत देने में हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। सरकार के मंत्री आज हम बहादुरपुर में और हमारे मुख्यमंत्री सामने पिछले 2.5 साल से मौज मस्ती में व्यस्त हैं। समाधि ली है प्रशासन को चेताने पहले मुख्यमंत्री जी बहादुरपुर में जो समोसा और कचौड़ी खाने में मस्त इन्होंने अभी थे तक चालू नहीं किया। और 4 महीने आजकल आम का सीजन चल रहा हनुमान है। बगीची है, मेघवाल मोहल्ला है, नगर पालिका के पीछे है, इनमें पानी की कोई सप्लाई नहीं है। मुझे पता चला कि नगरपालिका क्षेत्र बहादुरपुर के जो युवा हैं, जो गांव के अंदर विकास चाहते हैं, वो अर्ध समाधि आज ले ली उन्होंने। तो जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ पे आया और यहाँ बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि इतनी भारी गर्मी है, उमस है। हमारी हालत आप देख सकते हैं, तो इन बच्चों की क्या हालत होगी। मैंने रिक्वेस्ट की और सबको बाहर निकाला। अधिकारियों से वार्ता हुई है। यहाँ पे जो है सिस्टम एकदम फेल है। सरकार ने पूरा बजट दे रही है, इन्हें मॉनिटरिंग कर रही है, मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, मनरेगा के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों की PM आवास की किस्त नहीं आ रही है, नींव खुदी पड़ी है, परेशान हो रहे हैं, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है और पीने का पानी नहीं है। और ऐसा एक गांव में नहीं, नगर पालिका के 3-4 गाँवों के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये सारी बातें सामने आने के बाद में 15 दिन में नगर पालिका ने समय मांगा है कि वो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जोर शोर से चलाया, लेकिन दूसरी ओर बारिश का पानी सहेजने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के प्रावधानों की पूरी पालना नहीं हो रही। प्रदेश में 225 वर्ग मीटर या इससे बड़े आवासीय भूखंडों और 500 वर्ग मीटर या बड़े कमर्शियल एवं औद्योगिक भूखंडों के लिए यह स्ट्रक्चर अनिवार्य है। निर्माण पूरा होने पर ही जल कनेक्शन की मंजूरी दिए जाने का भी प्रावधान है। साथ ही उल्लंघन पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का नियम है। इसके बावजूद निजी तो दूर कई बड़े सरकारी भवनों में भी इसके नाम पर औपचारिकता निभाई जाती है। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव तेजपाल सैनी का मानना है कि वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या अक्सर बनी रहती है। अलवर में कई जगह सूखे कुएं और बावड़ियां मौजूद हैं, लेकिन लोगों ने इनके आसपास अतिक्रमण किया हुआ है। इनका जीर्णोद्धार कर बारिश का पानी एकत्र किया जा सकता है। साथ ही आसपास व्यर्थ बहने वाले पानी को इन बावड़ियों तक लाने की योजना बनाई जाए। शहर में फूटी खेल, मोदी की बावड़ी, मेहताब सिंह का नौहरा, लाल डिग्गी और दाऊदपुर का जोहड़ आदि ऐसे इलाके हैं।
उधर पर्यावरण कार्यकर्ता राजेश कृष्ण सिद्धि ने बताया कि अलवर शहर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रताप बंद के पास सरकार द्वारा बांध बनाया जा रहा है, जिसमें भूरा सिद्ध की पहाड़ियों का पानी भी इकट्ठा किया जाएगा। इसी तरह बड़े क्षेत्रफल में बने सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों को ढंग से वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ना चाहिए। अच्छा है, इसको हर बार हम हर तरह से उठाते रहे और इस पर हम लगातार कार्य भी करते रहे, जो जैसा कि आपको पता भी है, चाहे निदानी का बांध बनाने का बात हो, चाहे प्रताप बंद पर जोड़ को रोकने की बात हो। अलवर चूँकि अरावली की गोद में बसा हुआ है और ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि अरावली हमारे को प्रकृति की देन के तहत गोद में हम बसे हुए हैं। और उसके बाद भी अगर हम पानी की किल्लत झेल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोच, मतलब जो दूरदर्शिता की कमी और हमारी अरावली के साथ छेड़छाड़, ये मानवीय दखल है, उसकी वजह से हमको झेलना पड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि हम बिल्कुल खतरे के मुहाने पर खड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अरावली की गोद में हम जो पानी के स्टोरेज करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जो है, क्योंकि ये पहाड़ जो है ये कूप है, तो पहले भरते हैं, उसके बाद पानी को डिस्चार्ज करते हैं और जो पानी बहकर के बाहर जो निकल जाता है वो पानी समुद्र बनता है और वो हमारे लिए ज़्यादा घातक है। उस पानी को अगर वहीं की वहीं हम सहेज के रखें, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जैसा कि अभी वन मंत्री जी ने कुछ प्रयास अच्छे किए भी है और उसके तहत जोड़ी में और अपने राखेपुरा के पीछे जो है चरक के बाढ़ में और बाकेड़ा वगैरह में हमने बांध बनाया। निदानी का बांध हमने पूर्व में हमने बनाया था जन सहयोग के माध्यम से, उससे कुछ पानी रुका है, लेकिन अभी भी बहुत पानी की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नालों के माध्यम से जो पानी बह के जा रहा है, उससे दो दिक्कत है। एक तो शहर की सफाई व्यवस्था चरमराती है और शहर की स्थिति खराब हो रही है। उन नालों को हम शहर में भी हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पॉइंट बनाने चाहिए। जैसे असेंबली के चौराहे पर पानी इकट्ठा होता है, वहाँ बने। एक हमारे जेल के चौराहे पर पानी की व्यवस्था हो, वहाँ अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करें, भगत सिंह पर हम जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल में स्ट्रक्चर निर्माण कर सकते हैं, असेंबली में स्कूल में हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर बारिश का पानी जमा करने के लिए बांध और एनीकट आदि का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित महकमों को निगरानी बढ़ानी होगी। अलवर के शालीमार विस्तार योजना में गत रात्रि विद्युत पोल पर एक युवक चढ़ गया। ऐसे में यह युवक 11,000 केवी विद्युत लाइन से बुरी तरह से झुलस गया। घटना के बाद सप्लाई बंद होने पर विद्युत निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो पोल पर युवक झुलसा हुआ मिला। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक आकाश को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि युवक आकाश एनएबी भांड बस्ती का रहने वाला है और शराब पीने का आदी है। सूचना मिलने पर भी उसके परिजनों ने अस्पताल में आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस जांच कर रही कि युवक आखिर विद्युत पोल पर क्यों चढ़ा था। और वहीं अलवर के सोनावा की डूंगरी में जलदाय विभाग के एक पंप ऑपरेटर के साथ दो युवकों ने कथित रूप से शराब के नशे में मारपीट कर दी। हमलावरों ने पानी की लाइन का वॉल्व खोलने वाली भारी लोहे की चाबी छीनकर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल गोविंद प्रसाद शर्मा सोनावा की डूंगरी स्थित टंकी पर पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है। वे पानी की टंकी की सफाई करा रहे थे और इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे। बताया जाता है कि दोनों शराब के नशे में थे और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी तरफ पानी फैलाया जा रहा है। पंप ऑपरेटर ने टंकी की सफाई आवश्यक होने की बात कहकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक गाली गलौज पर उतर आए और मारपीट शुरू कर दी। गोविंद प्रसाद नाम है मेरा। मैं यहाँ टंकी पर ड्यूटी देता हूँ, पीएचईडी में पंप ऑपरेटर हूँ। आज की घटना ये थी कि दो लड़के आए दारू पी करके और आते ही और मेरे से तो उन्होंने मेरी चाबी उठा करके और मार धाड़ कर दी। उन्होंने मेरी कमर में चोट आई है, पैर में, मेरे से बिल्कुल बैठा मारा है। ये लोहे की मेरे ही जो चाबी होती है पानी खोलने वाली, उसी से ही मारा है दोनों ने। अच्छा, कितने बजे घटना है? ये लगभग 11:15 बजे के लगभग। क्या रंजिश थी क्या पुरानी? रंजिश कुछ नहीं है, बस मैं सफाई करवा रहा था टंकी की, बस उसी लोग भाई हमारे पानी जा रहा है उधर। पुलिस में शिकायत की क्या आपने? पुलिस में 112 नंबर पर शिकायत दर्ज करा दी थी। अभी तक पुलिस नहीं आई? अभी तक पुलिस मेरे पास नहीं आई। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र के मुंगस का निवासी 38 वर्षीय ट्रक चालक की शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन करने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रजाक खान लंबे समय से शराब का आदी था। रविवार शाम उसने नशे की हालत में जहरीली दवा पी ली,
जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रविवार देर रात ट्रक चालक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके 6 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। नाम इनका रजाक मोहम्मद है। ये बीमार हुए थे, इनको पेट में दर्द हो रहा है, इनको हम हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर ने बोला कि पोइजन खाया कोई। शराब का दी थोड़ा। परिवार की स्थिति कैसी है? परिस्थिति खराब है। 5 बेटी है, इनके 1 बेटा है। 6 बच्चे हैं? हाँ जी। छोटे हैं सभी? हाँ, सब छोटे हैं। 2 बेटी की शादी की है, बाकी सब छोटे। क्या काम करते थे? ड्राइविंग करते थे। और वहीं अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके चलते महिला के दोनों पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गए। गंभीर हालत में उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा के 12 भड़कोल गांव निवासी प्रभुदयाल जाटव की 46 वर्षीय पत्नी नीलम जाटव सोमवार सुबह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। इसके बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कट गए। परिजनों के अनुसार नीलम जाटव मानसिक रूप से कमजोर रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं बड़कोर की रहने वाली है, मालाखेड़ा। अच्छा, क्या हुआ? ये ट्रेन के आगे बैठ गई थी, ट्रेन के आगे कूद गई थी। तो फिर किसने सूचना दी? रेलवे स्टेशन वालों ने सूचना दी थी। हम तुरंत पहुंच गए वहाँ पे। फिर वहाँ से मालाखेड़ा लेके आए, मालाखेड़ा से फिर रेफर होके आरजे चलवा लेके आए। तो आपको रेलवे स्टेशन वालों ने क्या बताया? कि ट्रेन के आगे आ गई है, इसके दोनों पैर कट गए, कोई जीवित है। पति का क्या नाम है? इसका प्रभुदयाल। मालाखेड़ा की? हाँ, ये मालाखेड़ा बड़कोल की रहने वाली। अभी क्या स्थिति है? अभी दोनों पैर फ्रैक्चर है। आपका क्या नाम है? अमित कुमार सैनी। आप क्या? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ 108 एम्बुलेंस में। नीलम थे बड़कोल के रहने वाली है। इसकी थोड़ी दिमाग की हालत खराब है, इसलिए क्या पता घर पे जा रही हो खैरतल, इसलिए नीचे आई हो, अब ऐसा मुझे मालूम नहीं है। मैं इनका मामा का लड़का। ससुराल कहाँ है? ससुराल बड़कोल, पियर खैरतल जेल होता। पति क्या? मजदूर करता है वो तो। शराब वराब पीता है क्या? नहीं सर। यही दिमाग से वो है? हाँ। तो घर से निकल कब की निकली कुछ पता लगा? सर ऐसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन फोन आया था मेरे पास। क्या कहा? फोन आया था कि नीलम देखना एक बार है, तुम्हारे घर पे आई है नहीं है। मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं आई हमारे घर पे। मैं तो स्टेशन पे जा रहा था जब पता मालूम लगा था मुझे। परिवार वाले ढूंढ रहे थे इसको? हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी फिलहाल सही है, इलाज चल रहा है। अलवर में ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। रघुवीर सिंह मजदूरी कर घर जा रहे थे। हादसे में गंभीर घायल रघुवीर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिवार में 6 बेटियां हैं और पिता की मौत के बाद मातम छा गया। यह हादसा अरावली बिहार थाना क्षेत्र में हनुमान सर्किल के पास हुआ है। शनिवार देर रात रघुवीर सिंह की मौत के बाद अरावली बिहार थाने में पहुंचकर परिजनों ने विरोध जताया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चला रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेने के बाद जानबूझकर उसे छोड़ दिया। मृतक के भांजे गुरमेहर सिंह के अनुसार उनके मामा रघुवीर सिंह मजदूरी के बाद 26 जून की शाम करीब 6:30 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार देर रात रघुवीर सिंह की मौत हो गई। वहीं न्याय की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने अरावली बिहार थाने पहुंचकर विरोध जताया। उनकी मांग है कि दोषी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी उन्होंने की है। दिनांक 26 और 6 को करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास सरदार रघुवीर सिंह जो हमारे मामा जी हैं, वो अपने काम पे से आ रहे थे। अपने ये लोहे का मजदूरी का काम करते हैं। तो हनुमान सर्किल के आसपास पीछे से ये टैंकर आया है, ट्रक वाला टैंकर बड़े वाला, उनको पीछे से टक्कर मार के और उनको गिरा दी। उनकी काफ़ी इंजरीज हुई, जिसमें उसके इंटीरियर ब्लीडिंग हुई। उनके जो हमने पहले उनको वहाँ पे एडमिट करवाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ले आए, मीरा हॉस्पिटल में। मीरा हॉस्पिटल वालों ने उनके टेस्ट वगैरह किए। उन्होंने ये बताया कि अपने पसलियाँ टूट के इसके फेफड़ों में चले गई और इनके फेफड़े फट गए हैं, जो सांस की प्रॉब्लम आ रही है इनको। उन्होंने टेस्ट किए, फिर उन्होंने रात को रखा सवेरे तक, फिर उनकी हालत सुधरी नहीं। उन्होंने नली वगैरह भी डाली, फिर उनको हम जयपुर ले गए। तो उनको जो मीरा हॉस्पिटल ने बताया था, बोले एक तो इनके सिर में चोट है भारी गंभीर,
सीधे हाथ राइट हैंड साइड में, और उनके फेफड़े फटे हुए हैं और ये हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गया था। फिर उसके बाद उसको हम उपचार में उसके लग रहे हैं, फिर उसको जयपुर ले गए। जयपुर गए, वहाँ पे जयपुर जाने घंटे 2 घंटे बाद उनका उपचार चला, फिर उनका वो एक्सपायर हो गए वहाँ पे। फिर इधर हम थाने भी आए थे, ये टैंकर ही थाने के पास ही खड़ा हुआ है, ये पकड़ रखा था, पुलिस वालों ने पकड़ा, ड्राइवर को भी पकड़ा है, हमारे पास उनकी वीडियो भी है और ड्राइवर को भी पकड़ा है। तो हमने थाने वाले से पूछा भाई ड्राइवर कहाँ है, तो वो कह रहे हैं तुम्हारे को क्या है ड्राइवर को, तुमको क्या करना है ड्राइवर को। अब उनके पास है या नहीं है, पकड़ा है या उनको छोड़ दिया, अभी हमको कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस की ओर से छात्र की गूंज जन जागरण एवं छात्र संवाद कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। इसके जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, महंगी शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। अलवर में यह कार्यक्रम रविवार शाम नंगली सर्किल पर आयोजित किया गया। इसके जरिए बड़ी LED स्क्रीन के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान AICC महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुंडार विधायक ललित यादव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य संकट में है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे देने की मांग भी उठाई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जूली ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कोचिंग संस्थान मनमानी फीस वसूल रहे हैं और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को भी सरकार शपथ पत्र लेकर दोबारा खुलवा रही है। जूली ने महंगाई, बेरोजगारी, नकली खाद बीज, बढ़ते अपराध, गोवंश की स्थिति और केंद्र एवं राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का राज आने के बाद में युवाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई जाएंगी, अब भी लाई गई हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस चीज का है कि जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे वो चंदा चोरी कर रहे हैं। किस हद तक ये लोग गिर जाएंगे कि मंदिरों का चढ़ावा भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, भगवान श्री राम का नहीं छोड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नहीं छोड़ेंगे और देवों के देव महादेव महाकाल का भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। महाकाल की जमीनें जो है अपने परिवार के लोगों को गिफ्ट करने में लगे हुए हैं। सस्ती जमीनें खरीद के हाईवे निकलवा के मोटा पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जो लोग अयोध्या मंदिर बनने पर लाखों में जमीन खरीद कर करोड़ों रुपए में ट्रस्ट को बेचते हैं, उनका भगवान क्या करेगा, ये सोच के मुझे डर लगता है। जो लोग गाय माता के नाम पे वोट मांगते थे, आज गाय माता भूखी प्यासी मर रही है। इन लोगों को अपना घर भरने की लगी हुई है। जो लोग कहते थे मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके समय में भ्रष्टाचार चरम पे है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, युवा जो है लाइनों में लगा हुआ है, किसान जो है वो सुसाइड कर रहा है और अभागा सा देख रहा है कि हमारे देश का वो प्रधानमंत्री जो कभी कहता था कि मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जो कभी कहता था मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, जो कभी कहता था कि मैं डॉलर रुपए को बरोबर करूंगा, जो कभी कहता था मैं महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम कम करूंगा, आज वो इन सब वादों को भूल गया है। विदेशी दौरों में लगा हुआ है, ट्रम्प के कहने पे उठक बैठक निकाल रहा है। अमेरिका वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं, उनके मीम्स बनाते हैं। हमें तो बड़ा दुख होता है, बीजेपी वाले तो बोलते नहीं है। हमारे मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों के साथ जो धोखा किया है, ट्रम्प ने जो डील की है, कृषि की एग्रीकल्चर जो डील हुई है, हमारे किसान का जो भविष्य है वो इन लोगों ने ताक पे रख दिया है और अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो हिंदुस्तान के अंदर बेचे जाएंगे। और जो ये कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो अमेरिका के आगे झुक गया और हिंदुस्तानियों को झुकाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर लोकसभा के अंदर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा कोई शहीद नहीं हुआ है, हमारा राजस्थान का शहीद सुरेंद्र मोगा, उसके लिए इन लोगों ने मना कर दिया कि हमारा शहीद नहीं हुआ है। आज ये 6 शहीद कबूल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, पाकिस्तान का इलाज कर रहे थे, तो सीज फायर ट्रम्प के कहने पे क्यों किया? क्यों मोदी जी ने ट्रम्प के कहने पे घुटने टेके? ये पूछना चाहता है हमारा हर एक फौजी, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। खीरे के नाम पे जिस तरह 99 लाख की सब्सिडी डाली और यहाँ से जुड़े हुए जो स्टेट मंत्री हैं उनका बीजों के नाम पे जो घोटाला हुआ, कहाँ ले जा रहे हैं किसानों को? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पानी का मंत्री कहता है मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा, बिजली का मंत्री कह रहा है मेरे कॉलोनी में बिजली नहीं आ रही, जेल मंत्री को जेल से जान से मारने की धमकी मिलती है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री का जिला जो है क्राइम में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। ये दुर्भाग्य है। ये लोग जो पहले किरोड़ी लाल जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई
जो था कि खाद और बीज नकली बन रहे थे, उनको पकड़ने का उन्होंने अभियान चलाया। मैंने विधानसभा में भी पूछा तो इन्होंने कहा कि वो उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। किरोड़ी लाल जी पकड़ते थे, भजन लाल जी छोड़ देते थे। अब एक बहुत बड़ा मामला पकड़ा गया है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए जो है पकड़े गए हैं। किरोड़ी जी ने खुद सवाल उठाए कि इसमें जो नाम आ रहे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, और सरकार आज तक इस चीज को क्लियर नहीं कर रही है कि ये पैसे कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कांग्रेस ये बात उठा रही है तो ये बीजेपी जवाब नहीं दे रही। इनको जवाब देना चाहिए कि राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा किस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर जा रहा है। इस सरकार के अंदर बजरी माफिया, खनन माफिया, भू माफिया सारे पनप गए हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंत्री और विधायकों ने उसके अंदर पत्ती डाल रखी है, अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी है, मौन स्वीकृति दे रखी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगाने में व्यस्त है। राजस्थान की जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आज का जो कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने एक जो मुहिम उठाई, और ये नॉन पॉलिटिकल है, ये मुहिम देश के करोड़ों युवा जेनजी के आग्रह पर, और जो उनके साथ जिस तरह की लूट मची हुई है, आप देखिए कि सरकार लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए बेचारे गरीब स्टूडेंट से, जेनजी से और उनके परिवार से ले लेती है, और उसके बाद वो मेहनत करते हैं बच्चे और उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका सारा जो भविष्य है वो चौपट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वो इतने बेशरम व्यक्ति हैं कि 20 लोगों से ज्यादा लोगों की ने सुसाइड कर लिया, और 22 लाख से ज्यादा लोगों का भविष्य उन्होंने खत्म कर दिया, और उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये एक आवाज जो राहुल गांधी जी ने और हर जो युवा है उसकी आवाज उठाई है, इस आवाज को हम और ज्यादा आगे लेके जाएंगे। The one thing I'm talking about कि जब मैंने पेपर दिया था नीट का, तो जो पहला पेपर था वो तो लीक हो गया था, और उसके बाद जब अभी 21 जून को हुआ है, तो इसमें जब मैं गया था सेंटर में, तो सेंटर में किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि कैसे होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, किसी को भी अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है। और द वन थिंग जो कोचिंग्स है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक कोचिंग में आग लगी थी यूपी में, तो उनमें बच्चों की क्या गलती थी? उसमें सरकार की गलती थी, जो वहाँ पे करप्ट सरकार है। सीबीटी मोड में होने वाला है, और हमारे सेंटर ऑफलाइन मोड में इतने अच्छे नहीं है, पंखे नहीं चलते हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सीबीटी मोड में 22 लाख बच्चों को पेपर कराना ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए कोई भी गाइडलाइंस वैसे भी नहीं दी गई है, तो हम तैयारी चालू कर सके 27 की। अलवर कंट्रोल रूम के पास स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर 5 जुलाई को सुबह 11 बजे एक बैठक होगी। जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि इस दौरान जिला काउंसिल के सदस्य संगठन की स्थिति एवं भावी कार्यक्रमों पर विचार करेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 2 से 15 अगस्त तक जन जागरण अभियान और पद यात्राएं प्रस्तावित हैं। साथ ही 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला काउंसिल की मीटिंग 5 जुलाई को रविवार को 11 बजे पार्टी कार्यालय में आयोजित की जा रही है। इसमें जितने भी जो हमारे अब तक जो काम किए गए उनकी समीक्षा की जाएगी, और आगे के जो कार्यक्रम हैं वो भी निर्धारित किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के जो कार्यक्रम हैं 2 अगस्त से 15 अगस्त तक का आम जनमय रैलियाँ निकाल करके जन जागरण अभियान चलाएँगे, और 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम भव्य प्रदर्शन करके सरकार से उनकी जो नीतियां हैं उनके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि आम जनता में जागरूकता हो, और इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, चंदा चोरी सरकार को और बेरोजगार फैलाने वाली, महंगाई करने वाली सरकार के विरोध में एक व्यापक जन आक्रोश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से रामलीला मैदान में किया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी पर हिंदू साम्राज्य दिवस अलवर के बसंत विहार पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, ध्वजारोहण और संघ प्रार्थना के साथ हुआ।
इस अवसर पर नगर प्रमुख एडवोकेट मनोहर लाल सैनी ने कहा कि हिंदू साम्राज्य दिवस महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की गौरवपूर्ण स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज केवल एक शासन व्यवस्था नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान, राष्ट्र चेतना एवं जन कल्याण की प्रेरक अवधारणा थी। उधर कार्यक्रम में स्वयंसेवक विशाल भार्गव, गुलशन कुमार, एडवोकेट राकेश गुप्ता, चमन कुमार, शिवचरण, श्याम सुंदर, अमरलाल और हरिनारायण मुखिया आदि मौजूद रहे। साथ ही अशोक आहूजा ने आभार व्यक्त किया। किसान सभा का 17वां जिला सम्मेलन अलवर में स्वामी विवेकानंद चौक के पास पुरुषार्थी धर्मशाला में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन राज्य पदाधिकारी संजय माधव ने झंडारोहण के साथ किया। सम्मेलन में जिले की 7 तहसीलों से बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से 14 सदस्यों की नई जिला कार्यकारिणी गठित की गई। इसमें महेंद्र सिंह अलापुर को जिलाध्यक्ष, मुख्तार सिंह महासचिव, लोकेश शर्मा कोषाध्यक्ष, गुरनाम सिंह, जयराम यादव और ज्ञानचंद खामरा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उस्मान खान, शमसुद्दीन खान एवं राहुल जाटव को संयुक्त सचिव, दलीप सिंह, सेवक सिंह पूरण, रमेश मंजोका, बंत कौर और शांता कौर को सदस्य चुना गया। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता ज्ञानचंद खामरा ने की। आज अखिल भारतीय किसान सभा का 17वां जिला सम्मेलन हुआ है। इसमें हमारे साथी सारे किसान जो हैं 7 तहसीलों से सभी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जो सर्वसम्मति से मुझे आज जिला पदक की जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं और मैं किसानों के लिए उनकी समस्याओं के लिए पूरा संघर्ष करता रहूँगा और सरकार जो किसानों और मजदूरों के खिलाफ नीतियां लेके आती है, कानून नियम बनाती है, उनके खिलाफ संघर्ष करता रहूँगा और जो कि अपने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो राष्ट्रीय गोलें हमारे को आएंगी उनके आह्वान पर हम अपने धरना प्रदर्शन काम करेंगे और जो किसानों को खाद, बीज, बिजली नहीं समय पर मिल रही है और खाद में जो घोटाले हो रहे हैं, नकली खाद आ रही है और जो नैनो और जो ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है और उनकी जेब पर डबल वजन आ रहा है, इसलिए आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर का 17वां जिला सम्मेलन अलवर की पुरुषार्थी धर्मशाला में विवेकानंद चौक के पास सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ। इसमें राज्य से पदाधिकारी और अलवर प्रभारी कॉमरेड संजय माधव जी पधारे और उसके साथ कई किसान मजदूर साथियों के जो नेतागण हैं वो आए और उन्होंने जनता को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता ज्ञानचंद खामरा ने की आज के कार्यक्रम की और सर्वसम्मति से 15 सदस्यों की एक जिला कार्यकारिणी बनाई गई। उन 15 सदस्यों में साथी महेंद्र सिंह अलापुर उनको सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया। मेवात क्षेत्र में बड़े स्तर पर किसानों द्वारा प्याज बोने की तैयारी की जा रही है। अलवर कृषि उपज मंडी में प्याज व्यापारी अभय सैनी के अनुसार किसानों को इस बार अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्याज बोने में 20 रुपए किलो की लागत आती है, जबकि पिछली बार प्याज का भाव 5 से 10 रुपए किलो ही रहा था और किसानों को नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्याज का निर्यात नहीं खोला गया और अन्य देशों में भी ईरान अमेरिका युद्ध के कारण निर्यात नहीं हो पाया। सैनी के अनुसार इस बार भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत के संबंध खराब हैं एवं निर्यात होने की संभावना काफी कम है। उन्होंने प्रदेश में भावांतर योजना शुरू करने पर भी जोर दिया, जिसमें लागत से कम मूल्य पर किसान की प्याज बिकने पर यह अंततः सरकार द्वारा किया जाता है। अभय सैनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर भी जोर दिया है। किसान एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्याज लगा रहे हैं। आप प्याज के व्यापारी भी हैं, किसान भी, क्या है? मैं उस क्षेत्र का निवासी हूँ जिसे मेवात का अंचल कहते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि प्याज को काटो प्याज ही पूरा करे। पिछले 2 सालों से हमारे एरिया में प्याज में भारी नुकसान हमारे किसानों को हो रहा है और किसानों के साथ साथ जो प्याज का व्यापार कर रहे हैं उनको भी नुकसान है। वैसे तो कृषि जो है वो मेहनत की, लगन की फसल है, लेकिन परमात्मा भी अगर उसके ऊपर स्नेह रखता है, परिस्थितियां रखता है, मौसम की
अदला बदली का पूरा लाभ फसल को मिलता है। कभी कभी मौसम की अदला बदली से नुकसान भी हो जाता है। पिछले साल भी हमें मौसम की अदला बदली का नुकसान हुआ था। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि प्याज में 2 पैसे बन सकते हैं। पिछले एक साल में प्याज 5 रुपए से 10 रुपए किलो रही, जबकि पूरे भारतवर्ष में प्याज के लगान के ऊपर लगभग 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लागत आती है। अब सरकार की नीतियां भी कभी कभी नुकसान दे देती है, सरकार की व्यवस्थाएं कभी कभी नुकसान दे देती है। हो सकता है कि सरकार ने इस बार प्याज की व्यवस्था के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया। दूसरे देशों में हमारी प्याज नहीं गई। जिन देशों में हमारी प्याज जाती थी उन देशों से हमारे संबंधों में कहीं कटुता आई होगी, या उस देशों में भी प्याज होने लग गई है। वैसे तो मूलतः बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, दुबई, इनमें प्याज जाती थी, लेकिन पिछले दिनों में पाकिस्तान से तो हमारे संबंध सही नहीं है, इसलिए हम उनके साथ व्यापार नहीं कर रहे। बांग्लादेश से भी हमारे पिछले दिनों में संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए प्याज का वहाँ जाना रुक गया था। वहां से हम प्याज को निर्यात नहीं कर पाए हम यहाँ से। लेकिन अभी वर्तमान में जो युद्ध के हालात हैं, उस हालात से ऐसा लग रहा है कि अगर युद्ध बना रहा तो प्याज में सामान्य भाव ही रहेंगे। अगर युद्ध बंद हो जाता है, दूसरे देशों में हमारी मांग हो जाती है, तो निश्चित हमारे प्याज को पैसा मिल सकता है, क्योंकि और साल के मुकाबले सभी एरिया में किसानों की प्याज का लगान रकबा जो है वो कम हुआ है। और लगान रकबा कम होने से मांग आपूर्ति का खेल, और जब मांग आपूर्ति का खेल होता है, पैदावार कम होती है, मांग अधिक होती है, तो भाव बन जाते हैं। लेकिन अभी प्याज का लगने का समय है और प्याज में हल्की तेजी हो गई है, इसलिए किसानों का रुझान प्याज लगाने की ओर है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार को बहुत ज्यादा तेजी होने देगी, और बहुत ज्यादा तेजी होना भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि एक बार जब तेजी हो जाती है तो अगली बार किसान उस फसल की ओर ज्यादा ध्यान देता है। सामान्य भाव रहे, किसान को उसकी लागत मिल जाए और यहाँ का किसान खुशहाल रहे, उपभोक्ता का भी शोषण ना हो, ऐसा अगर होता है तो उसमें सभी का लाभ है। अलवर की सरसों मंडी में किसान सेवा केंद्र का सहकारी समिति कार्यालय स्थित है। यहाँ खाद लेने के लिए किसानों की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ मौजूद ग्राम खेरली सैयद के किसान ने बताया कि उन्हें खाद के लिए चक्कर लगाते हुए कई दिन हो चुके हैं। इस किसान को 20 बोरी खाद की आवश्यकता है, जबकि समिति द्वारा 3 बोरियां दी जा रही है। लाइन में लगते अभी खाद ना मिलना मारो यार, परेशान होया पड़ा है। आरडी लेके जोड़ते हैं, बोला भाई कल आना, कल नहीं परसों आना, ये हाल हुआ पड़ा है। कितने खाद की आवश्यकता है आपको? हाँ, कितने खाद की आवश्यकता? हाँ, अब हमारे लिए है सब 20 कट्टे की आवश्यकता है ना। वो कट्टे मिल रहे हैं 3, बोला क्या करें, परेशानी आई पड़ी बहुत ज्यादा। कैसे खेती करेंगे हम? हाँ जी, खेती कैसे करेंगे? बताओ खेती क्या करें, खेती हो ही नहीं सकती जब तक खाद नहीं मिलेगा। खेती कैसे होगी? सरकार तो कह रही जैविक खाद का इस्तेमाल करो। हाँ, वो डीएपी आ रहा है ना, डीएपी सबसे अच्छा मान रही है ना खेती, क्या करेंगे? जैविक हमने यूज नहीं किया भाई, वो कैसे फसल देगा, क्या करेगा, उसमें समस्या है ना। तो ये जो उर्वरक वाले खाद है, इन पर आपको विश्वास है? ये बात उर्वरक वाला खाद हमको डीएपी, यूरिया और इनकी सख्त ज्यादा आवश्यकता होती है। उधर समिति के कर्मचारी महादेव प्रसाद शर्मा ने बताया कि खाद की कोई समस्या नहीं है, इसके बावजूद भ्रम फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि ट्रेन की रैक के जरिए खाद का आवागमन जारी है, साथ ही 2 महीने बाद सरसों और गेहूं की फसल के लिए खाद की जरूरत होगी। फिलहाल सिर्फ प्याज में ही खाद काम आ रहा है, इसके बाद भी स्टॉक करने की प्रवृत्ति से ऐसे हालात बने हुए हैं। देखो, हमारे यहाँ क्लब को डीएपी के बृहस्पतिवार को 820 कट्टे प्राप्त हुए। राज्य सरकार डायरेक्टर एग्रीकल्चर के निर्देशानुसार ये किसान आईडी, जमाबंदी, आधार कार्ड के आधार पर खाद। फिलहाल हम प्रत्येक किसान को 3 कट्टे डीएपी और 3 कट्टे यूरिया। लंबी लाइन तो इसलिए क्योंकि जिले लेवल की सोसाइटी है, यहाँ पर चारों तरफ से किसान आता है। अब आप जानते हो कि एक सोसाइटी में किसान ज़्यादा आएगा तो हाथ का तो कम मिलेगी। एक गाड़ी आई है 820 कट्टे मात्र हमारे पास। अलवर नगर निगम कार्यालय में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने आयुक्त से मुलाकात की, साथ ही 329 सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की है। इस अवसर पर नारेबाजी करते हुए नाराजगी और आक्रोश जताया गया। यहाँ मौजूद जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट ने भी सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने को कहा है। साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा ने भी नियुक्ति पत्र दिलाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार इस मामले को टाला जा रहा है। बरसों से इंतजार करते करते अनेक चयनित लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। उन्होंने ठेका और संविदा पद्धति बंद करने की भी मांग उठाई है। हमारा कोर्ट केस चल रहा था 2012 का, तो वो भर्ती फाइनल होगी। हमारी सरकार ने हमें फाइनल भर्ती दे दी, आदेश दे दिया कमिश्नर को।
आज करीब 6 महीना पूरा हो गया। 6 महीने से हमें आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, मतलब गोली दे रहा नहीं, मुक्ति देना नहीं चाह रहा। आज हमने मजबूरन आके लोग वागन को, सबको, अभ्यर्थियों को बुला के और इसका पीछा करा था। अब जयपुर का बहाना कर लिया कि मैं जयपुर जा रहा हूँ डायरेक्टर के पास। हमारे आदमी वहाँ ऑलरेडी डायरेक्टर के पास आएंगे। इसका तो कमेटी बनाना गलत था, बिल्कुल गलत था। नुक्ती आदेश देना चाहिए था, डायरेक्ट आदेश होकर आए। भर्ती परिवारी इसको बनाया था कमिश्नर। कितने लोगों की भर्ती थी? भर्ती हमारे 329 की है और हमारे ठेके पत्ता पे जो हमारे भाई लगे हुए हैं संविदा पे, उनको यहाँ कहीं पक्का परमानेंट करने की हमारी सरकार से बात चल रही है। 2012 की नौकरी मांग रहा है और क्या मांगे? 14 साल होगी, परेशान हो रहा, आधा पूरा होने जब देगा ही है। पूरा हो जाएगा जब मुक्ति देगा क्या? बड़े दुख की बात है, वाल्मीकि समाज जिसने कोरोना काल के अंदर उन लोगों की, पूरे देश की सेवा की थी, जिन लोगों के माँ बाप मर गए लेकिन लोगों ने उनकी अस्थियों के और उनकी बॉडियों के हाथ नहीं लगाया। इस वाल्मीकि समाज ने उनको दाह संस्कार किया, उनको गंगा जी और सोरू जी तक पहुँचाया और सरकार ने उनको वाल्मीकि योद्धा, सफाई कर्मचारी योद्धा के नाम से उनका स्वागत किया, उनको माला पहनाई और कहा कि आप लोग योद्धा हो। जिस तरीक़े से एक सैनिक बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करता है, इसी तरीक़े से वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी पूरे देश की रक्षा करता है, जिससे कि समाज के अंदर, देश के अंदर गंदगी ना फैले। लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कि 2012 के अंदर 329 लोगों का यहाँ सफाई कर्मचारी के अंदर चयन हुआ था। किसी कारणवश झूठी शिकायतों के आधार बनाकर उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। माननीय न्यायालय में हम लोग पहुँचे, माननीय न्यायालय में हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि स्वायत्त शासन विभाग चाहे तो आपको नियुक्ति दे सकता है। स्वायत्त शासन विभाग से पे एक 4/8/2024 को हमारी बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर स्वायत्त शासन विभाग ने अलवर के 329 सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का ऑर्डर जारी किया। पहले भी ऑर्डर जारी किए हैं, हम यहाँ आए तो इन्होंने उस ऑर्डरों पर ध्यान नहीं दिया। अब लेटेस्ट 6 महीने पहले सरकार ने सीधा ऑर्डर किया है। हम इसमें हमारे मंत्री जी की भी भूमिका रही है, संजय शर्मा साहब की, और सरकार ने कहा है कि 329 जो चयनित अभ्यर्थी है, इनके पद हमने जो पहले भी भर्ती में रिजर्व रख दिए थे, ये लोग सही हैं बिल्कुल और इनको नौकरी दो। कमिश्नर साहब को जब ये ऑर्डर मिले, कमिश्नर साहब ने कहा कि हाँ भाई ये ऑर्डर अब बिल्कुल ठीक है और मैं आपको नौकरी देने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए क्योंकि ये क्या है, भर्ती 10-12 साल पुरानी है। तो हमने कहा ठीक है साहब, ले लो, आप कितना समय लेते हो, महीना 2 महीने का। लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से 6 महीने बाद इन्होंने 4 महीने पहले अभी कमेटी बनाई कि भाई 9 सदस्य हैं कमेटी के और इस पर हम डिसीजन करके और आपको शीघ्र नियुक्ति दे रहे हैं। अब वो 9 सदस्यों में ये रोज 1-2 छुट्टी पे चले जाते हैं, एक साथ बैठते नहीं है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम, स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-paced is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर शहर के भैरूका चबूतरा भवानी सिंह की गली से स्वयंभू शिव जी के मंदिर के बाहर रोड लाइट ठप है। साथ ही धाबाई जी के बाग में भी अंधेरा पसरा हुआ है। ऐसे में रात में वार्डवासियों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। बारिश होने के बाद यहां टूटी हुई सड़क पर फिसलन बनी रहती है। इसके अलावा अंधेरे में श्वानों के काटने का खतरा भी बना रहता है। क्षेत्र के लोगों ने रोड लाइट सुचारू करने की मांग की है। जमालपुर समिति में खरीफ की फसल के लिए किसानों को पोस मशीन के आधार पर यूरिया खाद वितरित किया जा रहा है। इस ग्राम सेवा सहकारी समिति पर भूमिधारक सदस्य, किसान और अन्य सदस्यों को आधार कार्ड के जरिए खाद का वितरण किया जाता है। इससे पहले यहां डीएपी खाद भी दी जा चुकी है। उधर क्षेत्र के किसानों का कहना है कि आने वाले समय में सरसों की बुआई की जाएगी, लेकिन मांग के अनुसार डीएपी आवंटित नहीं हुआ है। उन्होंने कृषि विभाग पर लचर व्यवस्था के आरोप लगाए।
व्यवस्थापक लक्ष्मी नारायण के अनुसार किसानों को भूमि के आधार पर डीएपी और यूरिया उर्वरक उपलब्ध होना चाहिए। संचालक मंडल की बैठक में वे यह प्रस्ताव रख भी चुके हैं। इसके लिए इफ्को कंपनी, कृषि विभाग और जिला प्रशासन को मांग पत्र भेजे जाने की जरूरत है। मालाखेड़ा में तेज गर्मी के दौरान जनगणना ड्यूटी के बाद भी 339 शिक्षकों को उपस्थिति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। उन्होंने तहसीलदार पर अधर्मिता के आरोप लगाए। साथ ही 29 जून तक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों में इसके चलते नाराजगी है। मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र में 339 कर्मचारियों को प्रगणक और सुपरवाइजर पद पर लगाया गया था। उधर पंचायत राज माध्यमिक शिक्षक संघ ब्लॉक मालाखेड़ा की टीम ने इस मुद्दे को लेकर तहसीलदार से वार्ता की। तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह और जिला महामंत्री मनीष कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर शिक्षकों का कहना है कि उपस्थिति प्रमाण पत्र न मिलने से उन्हें सेवा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम लीली से मालाखेड़ा तक आबादी भूमि से कब्रिस्तान होते हुए नाला खुदाई का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाला खुदाई के दौरान सड़क को तोड़ दिया गया, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण विजय कुमार शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड के पास नाला खुला पड़ा है, जिसे ठेकेदार ने आम रास्ते पर ही चैम्बर बनाकर छोड़ दिया है। इससे गांव का मुख्य रास्ता अवरुद्ध होने के साथ ही लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। नाले की खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई और खुले चैम्बर से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, प्रशासन से सड़क की मरम्मत और खुले नाले को ढककर आम रास्ता सुचारू करने की मांग की है। गौरतलब है कि ग्राम लीली से मालाखेड़ा में आबादी भूमि से मड़िया तक नाला खुदाई का कार्य चल रहा है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में सोमवार को विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से विकसित भारत जन अभियान पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। आम सभा में ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मचारियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। आज सरकार की तरफ से विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जो 1 जुलाई से सरकार की मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी स्कीम चालू हो रही है, उस संबंध में और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई वरीयता सूची है उसके अनुमोदन के क्रम में विशेष ग्राम सभा रखी गई है। तो ये दोनों ही काम ग्रामवासियों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले लें। पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पशु चिकित्सक एवं विभागीय टीम गांव-गांव और घर-घर जाकर गोवंश का टीकाकरण कर रहे हैं। यह अभियान 25 जुलाई तक चलेगा। इसी क्रम में अकबरपुर ग्राम पंचायत में भी पशुपालकों के घर पहुंचकर गोवंशों को लंपी रोग से बचाव का टीका लगाया गया। पशु चिकित्सक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक बीमारी है, जिससे गोवंश प्रभावित हो सकता है। समय पर टीकाकरण से इस बीमारी की प्रभावी रोकथाम संभव है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अकबरपुर क्षेत्र के विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। सोमवार से विद्यालय खोल दिए गए हैं, जहां शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा परिसर की साफ सफाई, कक्षाओं की व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य निधि खंडेलवाल ने बताया कि 1 जुलाई से नियमित शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही नए प्रवेश का दूसरा चरण भी शुरू होगा। जो विद्यार्थी अब तक किसी कारणवश नामांकन नहीं करा सके हैं, वे इस चरण में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि नए सत्र को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे विद्यार्थियों का स्वागत स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण में किया जा सके। 1 जुलाई से विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित होंगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। अवकाश के बाद आज से विद्यालय पुनः खुल गए हैं और आज से ही नामांकन एवं अन्य स्वच्छता, साफ सफाई संबंधी कार्य एवं अन्य गतिविधियों का कार्य शुरू हो चुका है और 1 जुलाई से पुनः शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा।
आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता का अनूठा संगम सोमवार को रामगढ़ कस्बे के गोंदगढ़ मोड़ पर देखने को मिला। यहां बाबा लालदास मेले के उपलक्ष्य में 17वें विशाल भंडारे का आयोजन पूरे श्रद्धा भाव के साथ किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। बाबा लालदास महाराज सेवा समिति एवं ग्रामीणों के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस भंडारे को क्षेत्र का सबसे बड़ा भंडारा माना जाता है। आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के 100 से अधिक सदस्य सुबह से ही विभिन्न व्यवस्थाओं में जुटे रहे। समिति के सदस्य बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि इस बार 17वां भंडारा आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि नौगावा क्षेत्र के शेरपुर में मेवात के संत बाबा लालदास महाराज का 3 दिवसीय प्रसिद्ध मेला भरता है। भीषण गर्मी को देखते हुए रामगढ़ कस्बे में कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों और भामाशाहों द्वारा मीठे पानी की छबील भी लगाई गई। श्री श्याम जन कल्याण समिति और श्री श्याम सखा मंडल के सदस्यों ने भी भंडारे के समीप श्रद्धालुओं के लिए शीतल मीठे पानी की व्यवस्था की। इस मौके पर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा, संजय, संदीप सेन, चमन सैनी, नवल चौधरी, धीरज शर्मा और धोला मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रामगढ़ में बाबा लालदास कमेटी की ओर से ये भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें करीब 15,000 श्रद्धालु हर वर्ष की भांति भोजन करते हैं। ये भंडारा 17वां भंडारा लगाया जा रहा है। वहीं शेरपुर स्थित बाबा लालदास जी के मेले में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। उनका रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री यादव ने बाबा लालदास मंदिर समिति के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी किया। साथ ही बाबा लालदास जी के पावन दर्शन कर प्रदेश एवं देश की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रामगढ़ में एसबीआई कर्मी सुभाष कलालिया और सूबेदार शमशेर सिंह कलालिया के निवास पर पहुंचे। साथियों ने सेवानिवृत्त से पूर्व अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर सहित नरेश गोयल, फतेह सिंह, राजकुमार, बाबूलाल यादव, कृष्ण कुमार यादव, समाज अध्यक्ष शमशेर सिंह यादव, सुभाष और मेहरचंद कलालिया आदि मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज के 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसी के साथ जगन्नाथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मंदिर के महंत पूर्णदास और पंडित मदन मोहन शास्त्री सहित पंडित रोहित शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार किया गया और 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर गए। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन नेत्रोत्सव, गणेश पूजन और मंदिर मार्जन का कार्यक्रम होगा। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी महाराज चौपड़ बाजार से जानकी मैया को ब्याने गरुड़ रूपी रथ में सवार होकर गंगा बाग पहुंचेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगदीश्वरी। आज ज्येष्ठ शुक्ल माह की देव स्नान पूर्णिमा है, जहां भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया गया। आज स्नान पूर्णिमा का विशेष महत्व यह है कि भगवान जगन्नाथ का एक भक्ता माधव दास, वो अनंत भगवान की सेवा नित्य करता था। एक बार भगवान जगन्नाथ का वह भक्त माधव दास बीमार हुआ तो भगवान ने उसकी बीमारी के 15 दिन स्वयं ग्रहण कर लिए। उसी दिन से ये परंपरा चलती हुई आ रही है कि भगवान के भक्त माधव दास की बीमारी को भगवान ने 15 दिन तक अपने स्वयं बीमारी के रूप में दिया। तो इसी दिन भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है और स्नान के पश्चात भगवान को ज्वर पीड़ा होती है। ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए भगवान को गर्भगृह में विराजमान कराया जाता है, जहां उनकी औषधि युक्त काढ़े आदि से उपचार किया जाता है। आदिवासी सेवा संस्थान द्वारा कार्यालय भवन एवं सभागार के लोकार्पण सहित आदिवासी मीणा समाज का प्रतिभा सम्मान किया गया। यह समारोह कस्बे के थाना राजाजी मेगा हाईवे स्थित बालिका छात्रावास भूमि पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इसमें करीब 372 प्रतिभावान छात्र छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों संस्थाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीवन में आगे वही बढ़ता है जिसमें करुणा का भी भाव होता है। उन्होंने अधिक से अधिक पुस्तकालय बनाने की बात भी कही। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में समाज की तरक्की का मुख्य आधार शिक्षा ही है। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, थानागाजी विधायक कांति मीणा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान सहित बन्ना राम मीणा रहे। साथ ही रामू मास्टर और कैलाश भावला की टीम ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का विशाल माला पहनाकर सम्मान किया गया। हंसराज जी के परिवार को एक तरीके से साधुवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने उनकी स्मृति में ये बहुत अच्छे सभागार का निर्माण कराया। इस जो स्मृति उन्होंने बनाई है, ये निश्चित रूप से इस संस्थान के आगे बढ़ने के भाव को और इस संस्थान के सदुपयोग के लिए भी समाज को प्रेरित करता रहेगा। जिन बच्चों को प्रतिभा सम्मान मिला है और जिनको नहीं भी मिला है, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, जीवन में बड़ा बनना तो अच्छा होता है, लेकिन अच्छा बनना बड़े बनने से भी अच्छा होता है। भारत विकास परिषद शाखा खैरतल शाखा का शुभारंभ और दायित्व ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित किया गया। इस दौरान नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण प्रांतीय महासचिव ओम प्रकाश रावत द्वारा कराया गया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मलिक, सचिव संजय महावर और नरेंद्र गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में राकेश गुप्ता, डॉक्टर के गुप्ता, कैलाश कल्ला, सुनील गुप्ता, अशोक मित्तल, गिरीश गुप्ता, मधुर अग्रवाल और अनिल खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। तिजारा क्षेत्र के मालियर जाट ग्राम में हर वर्ष की तरह भगवान दास महाराज का 14वां विशाल भंडारा एवं रागनी कंपटीशन का आयोजन किया गया। वहीं भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कलाकार वीरपाल खरकिया, रेखा लांबा, ओमपाल आरती जांगड़ा, अंजू चौधरी, मोनिका प्रज्ञा, लक्ष्य बेनीवाल, रामेर शर्मा, रामकिशोर राणो म्यूजिकल ग्रुप ने प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर प्रधान जयप्रकाश यादव, जय नारायण चौधरी, सरपंच ओम प्रकाश चौधरी, भोलूराम चौधरी, विनय प्रधानाचार्य, बुधन पटेल, महावीर और पार्षद मंगतूराम सैनी आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी नगर परिषद के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार मीणा से कथित मारपीट के मामले में 4 दिन बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद में चौथे दिन भी पैन डाउन, हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। कर्मचारियों ने साफ कहा कि गिरफ्तारी से पहले आंदोलन खत्म नहीं होगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। उधर पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये है कि आज जैसे आपने देखा होगा कि जिले लेवल पर पेन डाउन किया गया है और आगे जो हमारी कार्रवाई का है, तो हमने अभी जिले प्रदेश अध्यक्ष से हमारी वार्तालाप हुई है, जिसमें अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में हमारा असहयोग आंदोलन किया जाए। अभी क्या पुलिस अधिकारियों से या प्रशासन को कोई बात हुई है आपके? वर्तमान में कुछ दिनांक 26 तक के बाद से हमारी कोई अभी तक वार्तालाप नहीं हुई। तो अब तक आप हमको टाइम दे रहे हैं? हम आज का टाइम और दे रहे हैं इनको, ताकि क्या कार्रवाई जमादार हो। तो ये हमारा जो धरना रखा गया है, जिन आदमियों ने ये अत्याचार किया है, जो हमारे जो एसआई साहब हैं उनके ऊपर मारपीट की है, इसलिए उनको नहीं पकड़ा जाएगा। इतने हमारे यहाँ धरने पे जाएंगे। पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं, वो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? आज अब 48 घंटे हो गए होंगे। 48 घंटे में उन लोगों ने अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी पुलिस वाले हमारे पास आए नहीं थे। जिसे उस दिन आए थे तब उन्होंने ये बोला था शाम तक हम पकड़ लेंगे, जबकि 48 घंटा हो गए। नगर परिषद भिवाड़ी से फाइल सुपरवाइजर हम 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जिन्होंने दबंगाई करी थी यहाँ पे हमारे अधिकारी के साथ, वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। उधर भिवाड़ी नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक दिनेश कुमार मीणा के साथ संविदा कर्मी ऑटो टिपर चालकों द्वारा मारपीट के चलते रोष बना हुआ है। इस मुद्दे पर नगर परिषद खैरतल के कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल रखी। साथ ही जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान एवं उपाध्यक्ष मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार के नाम सहायक अभियंता भूपेंद्र गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन ने आरोपियों की गिरफ्तारी एवं उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के हमारे यहाँ पे भिवाड़ी में जो CSI के साथ में जो घटना हुई थी, उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में हमने आज कमिश्नर साहब के नाम ज्ञापन AN साहब को दिया है। उसी संबंध में आज की पेन डाउन का ये असहयोग आंदोलन किया है।
खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर के निर्देश और सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को मुंडावर तहसील में कार्रवाई की। इसके तहत करीब 680 लीटर मिश्रित बदबूदार एवं खट्टा दूध मौके पर ही नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई। वाहन में 17 स्टील के कैनों में भरा करीब 680 लीटर दूध हरियाणा स्थित वीटा डेयरी में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से जांच करने पर दूध में मिलावट पाई गई, साथ ही दूध फटा हुआ और बदबूदार भी मिला। जांच में सामने आया कि दूध ग्राम भुरियावास निवासी विक्रम एवं लोकेश यादव के डेयरी कोड से सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान महिपाल सिंह एवं सुभाष यादव भी मौजूद रहे। आज दिनांक 29 जून 2026 वार सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक मुखबिर की सूचना के ऊपर मुंडावर में करेगी कार्रवाई, जिसमें करीब 680 लीटर बदबूदार और मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। हमें सूचना मिली थी कि भूरियावास और आसपास मुंडावर के गांवों से कलेक्शन करके मिलावटी दूध को वीटा डेयरी के अंदर हरियाणा में भेजा जा रहा है। अतः आज हमने सुबह सुबह हमारी टीम को मुंडावर में तैनात किया और हमने एक वाइट पिकअप को रुकाया, जिसको मोहित चाकोले की ढाणी का एक लड़का है जो चला रहा था, उसे हमने पकड़ा। उसने बताया कि इसमें जो दूध है वो भूरियावास के लोकेश यादव और विक्रम पुत्र श्री प्रहलाद का है। तो हमने उसको जांच कराया, उसमें से बदबू आ रही थी और फटा हुआ था दूध। MFTL पे हमने जांच करा तो उसमें आंशिक मिलावट कंफर्म हुई। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने रासायनिक खाद की वजह जैविक खाद आधारित खेती पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी बार बार इसकी अपील कर रहे हैं। रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से अधिक पैदावार तो होती है, लेकिन खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार अब रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। किसान खुद ही इस खाद को कम लागत पर तैयार कर सकते हैं। जलालपुरिया ने यह भी बताया कि वर्तमान में मोटे अनाजों में भारत आत्मनिर्भर है, जिसमें गेहूं, बाजरा और मक्का आदि शामिल हैं। रासायनिक खाद वास्तव में ये उर्वरक खाद के रूप में शुरू में जब आया था तो उस समय इसकी आवश्यकता बहुत रूप में थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे ये रासायनिक खाद जो हमारे सबके मनुष्य के शरीर में इनडायरेक्टली जो पहुँच रहा है और दिन पे दिन नुकसान कर रहा है, तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि जो हमारा जैविक खाद है, जैविक खाद होता है देसी खाद कछुए से, अपने ये गाय भैंस वगैरह जिससे जो देसी खाद है, वो देसी खाद की जो खेती होती थी, क्योंकि वो कम मात्रा में किसान कर पाता था, इसलिए उसको धीरे धीरे रासायनिक, हम आत्मनिर्भर अपने पैदावार ऊपर नहीं थे कृषि के जिनसों के, तो इसको एक रासायनिक खेती से उसे शुरुआत बढ़ावा दिया गया। लेकिन अब वर्तमान में अब ऐसी आवश्यकता समय आ गया है कि हम रासायनिक खाद को कम यूज लें और जैविक खाद की तरफ बढ़ें। आज भी आपने देखा होगा कि जैविक खाद से जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह की जो चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो अन्य पैदावार हैं, उनका भाव जो उपभोक्ता है वो पूरा रूप से देने लगा है। और जैविक खाद में ये बात ठीक है कि किसान को कम पैसा उपज का मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। और जैविक खाद जिस समय ये मेन इसका खाद ही उपज का जैविक है, देसी खाद है, लेकिन रासायनिक खाद तो अब धीरे धीरे चूँकि हम रासायनिक खाद सारा विदेश से आता है उस पर निर्भर है, हमारी बहुत विदेशी मुद्रा जा रही है। अब लोग जागरूक भी हुए, तो इसलिए जब तक ये जैविक खाद जब हमारी ज़मीनों को बिगाड़ रहा है तो किसान भी धीरे धीरे समझने लगा है कि इससे एक बार मैं पैदावार लेकर लेकिन मेरे खेत खराब कर रहा हूँ। धीरे धीरे रोजाना हर वर्ष वो उसके साथ साथ खादों का उपयोग भी बढ़ा रहा है। तो और अब मैं समझता हूँ कि आगे आगे किसान जो जागरूक हुआ है, कि उपभोक्ता भी जागरूक हुआ है, तो ये जैविक खाद का चलन बढ़ेगा, देसी खादों का चलन बढ़ेगा, और जो हमारी फर्टिलाइज़र की जो आज किल्लत है वो भी कम हो जाएगी। और सब चीज़ इसमें एक देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी जो इसकी कमियां थी उसको अब प्रयोगशालाओं से देश के अपने चाहे प्रधानमंत्री जी हैं चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस ओर ध्यान देने लगे हैं। और कृषि को प्रधान देश तो था, लेकिन उसका सही वास्तविक अर्थ अब सामने आया है और इसको कृषि प्रधान देश बना के यही हमारे राष्ट्रपति जी, वो प्रधानमंत्री जी और सब प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना इसमें योगदान दे रहे हैं।
और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की रोजाना करीब 4 से 5 हजार बोरियों की आवक हो रही है। वर्तमान में लगभग 7700 रुपए प्रति क्विंटल का भाव बना हुआ है। इसके अलावा तिल्ली, मूंगफली और सोयाबीन के भाव भी बेहतर बने हुए हैं। वहीं व्यापारी नेता सुरेश जलालपुरिया के अनुसार तेल आधारित फसलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए तिलहन की फसलों का अच्छा भाव किसानों को मिलना जरूरी है। फिलहाल भारत 55 से 60% खाद्य तेल विदेश से आयात करता है। इससे भारत की विदेशी मुद्रा भी खर्च हो रही है। सर, इस बार सरसों की जो कैसी आवक है, क्या भाव है, क्या कहना चाहिए? अलवर कृषि उपज मंडी में 4-5 हजार कट्टे की आवक सरसों की आ रही है और हमारे यहाँ मुख्य चूँकि प्रमुख फसल है और 12 महीना सरसों आती है। सरसों के चूँकि यहाँ पर उत्पादक फैक्ट्रियाँ अच्छी हैं और मैं समझता हूँ कि इस बार सरसों के भाव बहुत अच्छे रहे। उसका मुख्य कारण विदेशी तेलों का आयात कम होना है। वर्तमान में क्या भाव चल रहा है? सरसों के वर्तमान में भाव हमारे यहाँ 7700 रुपये 42% के भाव हैं और जो चूँकि बहुत कई वर्षों के बाद ये अच्छे भाव हैं और अन्य तेल भी कोई ज़्यादा सस्ते नहीं है। अगर ये युद्ध का मामला ऐसा ही चला और अनसर्टेन चला तो सरसों में अभी कोई मद्दे की संभावना नहीं है। रहा इसका कि अभी नेक्स्ट बुआई जो हमारी सोयाबीन, मूंगफली की होती है, जो हमारे भारतीय तेल आते हैं, उसका अभी मानसून के ऊपर निर्भर है। क्योंकि अभी मानसून अभी अनिश्चितता है। अगर ये समय पर आता है तो सोयाबीन और मूंगफली की बिजाई अच्छी होगी, वही सरसों की तेज़ी को एक रोक सकती है। अगर सोयाबीन और मूंगफली की बिजाई में कुछ लेट हुई या कम उत्पादन होने की संभावना हुई तो सरसों के भाव और बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 135वें संस्करण का प्रसारण भाजपाइयों द्वारा सुना गया। इसी क्रम में ग्राम बाम्बोली में बूथ नंबर 206 पर जिला उपाध्यक्ष हुकुम फागना के सानिध्य में भाजपा एकत्र हुए। साथ ही मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, मंडल मंत्री राजेंद्र मीणा, रामजीलाल यादव, बूथ अध्यक्ष उदयचंद और मुकेश यादव आदि उपस्थित रहे। खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान प्रमुख लोगों ने डॉक्टर MP खुराना की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्कूल संस्थापक इंदिरा पाल खुराना का स्वागत किया। यहां पंजाबी समाज समिति के जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा, सचिव गौरव वासुदेव, संरक्षक कश्मीरी लाल छाबड़ा, जिला प्रवक्ता पंकज खुराना, निजी विद्यालय संघ अध्यक्ष सुनील यादव, वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, उमेश अग्रवाल, विजय और शकील आदि शामिल थे। साथ ही स्टाफ सदस्यों की मौजूदगी रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मर्डर में उम्र कैद काट रहा कैदी अलवर की ओपन जेल से हुआ फरार। जयपुर के रामगंज का निवासी है कैदी समीर अली। वहीं साइबर फ्रॉड में जेल में बंद युवक की मां और भाई को हमला कर किया गंभीर घायल। दुर्लभ कछुए से करोड़ों कमाने का झांसा देकर की 10 लाख की ठगी। वैशाली नगर पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। नगर पालिका से खफा 5 लोगों ने जीवित समाधि लेने का किया प्रयास। बहादुरपुर में मौके पर पहुंच नेता प्रतिपक्ष जूली ने निकाला बाहर। और मानसून सिर पर होने के बावजूद वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर मॉनिटरिंग का बना अभाव। आवासीय और कमर्शियल भूखंडों पर स्ट्रक्चर के प्रावधानों की नहीं हो रही पालना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।